Hello and welcome to Administration Wise. In this video, we will move further in the Administrative Thinker series and we'll talk about the efforts and concepts given by Elton Mayo, who is also known as the father of human resource management, one of the neoclassical administrative thinker. Elton Mayo, who lived between 1880 to 1949, was a pioneer of human resource and human relation movement, advocated for the humanistic approach rather than the mechanistic approach which was earlier been practiced in the administrative thinking, or we can say in the classical school of approach. And he worked throughout his life for improvement of the employer-employee relationship. A very few research studies in past have been given the distinction of exercising the influence for more than half a century, and this was for the research done by Elton Mayo is a kind of milestone in this field. His studies on the industrial psychology and are performed to be considered as one of the pioneer of human relation approach, and he was one of the most influential social scientists of his time. Mayo's findings were contrary to the theories of his contemporary that the worker is motivated by self-interest. His work on the motivation revolutionized the theory and practice of the management. We can get this PPT through my Telegram channel, which is named after the same as the name of this channel Administration Wise. and इस बार ये जो PPT है वो हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध करवाई गई है. तो इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट करा वो था हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट. बट बिफोर हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट he had done an early experiment which was in the year 1923 and is also known as the first inquiry experiment. Elton Mayo in his studies concentrated on the fatigue, accidents, production level, rest periods, working condition and many other relevant criteria on which the production of the worker depends. And in 1923 at Pennsylvania in a textile mill he practiced this first inquiry experiment or the early experiment. इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ही क्यों चुना, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जाता था उस समय पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट अपने समय के सारे ज़रूरी और फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाए जाते थे टू द फेलो वर्कर्स so that they can produce well and can work in a favorable working condition. इस जगह पे मायो ने स्पिनिंग डिपार्टमेंट में मेनली जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके ऊपर स्टडी करा. क्या सोशल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंगल्स हैं जिनके ऊपर की प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है, और बहुत लंबे समय तक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर इन्होंने जब सारे पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने पाया कि सारे जो वर्कर्स हैं म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट के वो कुछ फूड ट्रबल से ग्रसित हैं और उनके पास कोई भी इमीडिएट रेमेडी नहीं है. और इन्होंने ये भी पाया कि वहाँ पे कुछ 3 खंड में उन्हें बांटा गया है जो कि काफ़ी दूर पे सिचुएटेड है. तीनों जो पॉइंट्स है वो काफ़ी दूर दूर सिचुएटेड है, और अगर इन्हें कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो सही से ऑन टाइम कम्युनिकेट एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कुछ कहना भी चाहते हैं तो वहाँ मशीन का नॉइज़ और भी जो इन्वायरमेंटल नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वो ऑलमोस्ट लोनली इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं. तो इसके निदान के लिए एल्टन मायो ने रेस्ट पीरियड का इजाद किया कि उन्हें कुछ 10-10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा एक निश्चित अंतराल के बाद, और ये जो रेस्ट पीरियड का स्कीम है वो अडेप्ट किया गया था, जिसके बाद देखा गया कि जो वर्कर्स है उनके जो फैटीग का प्रॉब्लम है, उनके जो सुस्ताने का प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा
कम हो गया है और प्रोडक्शन में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी उसके बाद। नेक्स्ट जो इन्होंने चेंज किया यहाँ के इन्वायरमेंट में वो था कि बोनस सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बोनस सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रहा था कि जो भी प्रोपोर्शनली ज़्यादा काम कर रहे होते थे जो वर्कर्स, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिले, उन्हें एक्स्ट्रा माइल वर्क के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट और एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिल रहा था, जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील होते थे और जो प्रोडक्शन लेवल था वो हाई हो रहा था और यहाँ के उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। हालांकि इसका इफेक्ट क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकालते हैं ये कि जो फटीग का प्रॉब्लम है वो एक पेसिमिस्टिक रिवायर है और रेस्ट और जो पॉज मिल रहा है वर्कर्स को, उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं और उन्हें फैटिग नहीं हो रहा है, पोस्चरल प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, किसी भी तरीके से वो डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं और उनके प्रोडक्शन में भी राइज देखने को मिल रहा है। वर्कर्स जो है वो अब अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच पा रहे हैं, वो और अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, कंपनी के बारे में भी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो इन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक एक्स्ट्रा माइल जा कर के और कुछ बड़े लेवल पे अगर करते हैं तो शायद कुछ और नए पॉइंट्स हम लोगों को मिल सकते हैं, जिसके ऊपर काम करके हम कुछ नई थ्योरीज़ ह्यूमन रिलेशन के कंटेक्स्ट में ला सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टडी परफॉर्म किया, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट वाज द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट और द हॉथॉर्न स्टडीज इन विच द एल्टन मायो एंड हिज रिसर्च टीम वर्कड एट द हॉथॉर्न मिल लोकेटेड in Chicago, and here he worked with almost 25,000 workers, and this research began in the year 1924। और ये एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हुआ करती थी। तो इसमें 4 फेज़ में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट विच goes from the 1924 to the year 1927। इसके बाद सेकेंड वन इज़ द रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, जो कि 1927 से 1932 तक, जब तक कि ये एक्सपेरिमेंट कम्प्लीटली जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये वाला फेज चलता है। ये ओवरलैप करता है बाकी के भी 2 फेजेस जो हैं, ह्यूमन एटीट्यूड, जिसको कि हम लोग मास इंटरव्यू के फेज से भी जानते हैं, और जो लास्ट है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम है बैंक वायरिंग का स्टेज। जो ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट और मास इंटरव्यू वाला स्टेज है ये 1928 टू 1931 तक चलता है, और लास्ट वाला जो स्टेज है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक वायरिंग भी इसी को कहते हैं हम लोग, ये चलता है 1931 से 1932 तक। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं चारों फेज को। द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1924 से 1927 तक चल रहा है। इसे ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज पे सबसे पहले प्रकाश डाला था, इल्यूमिनेट किया था। और दूसरा कारण ये भी है कि सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो इल्यूमिनेशन ही था, जिसमें कि हम लोग प्रकाश के लेवल पे, इल्यूमिनेशन के लेवल पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसमें क्या किया गया कि 2 ग्रुप में बांट दिया गया वहाँ के वर्कर्स को, और उनको दोनों को सेपरेट एरियाज में रखा गया। एक ग्रुप को नाम दिया गया टेस्ट ग्रुप और दूसरे ग्रुप को नाम दिया गया कंट्रोल ग्रुप। फिर इनके डिफरेंट कंडीशंस को, जैसे कि इनका रेस्ट पीरियड हो गया, इनके वेजेस हो गए, इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम वगैरह जो है डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज किया गया। तो ये देखा गया कि पहले तो कुछ दिनों तक इनके परफॉर्मेंस में कुछ चेंज आता है, अप्रॉक्सीमेटली 14-15 दिन तक चेंज आ रहा है। उसके बाद फिर वो एक कांस्टेंट लेवल पे जा कर के रुक जाते हैं और फिर वो एक कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। रूम के टेम्परेचर को वैरी करवाया जाता था, कभी उनके ह्यूमिडिटी के लेवल को वैरी करवाया जाता था, कभी
डिफरेंट रिसोर्सेज जैसे कि वाटर के अवेलेबिलिटी को या फिर इमोशनल अवेलेबिलिटी को भी वेरी करवा करके यहाँ पे देखा गया। नेक्स्ट जो फेज़ आता है इसके बाद, अच्छा इसमें कुछ और पॉइंट्स है जैसे कि यहाँ पे ग्रुप इंसेंटिव प्लान के जगह पे इंडिविजुअल पीस रेट प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। इन लोगों को रेस्ट या फिर लीजर पीरियड दिया गया रिसेस के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, सच एज कॉफ़ी एंड फॉर सूप एंड लंच वगैरह का जब टाइम दिया गया तो किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ग्रुप, उनको स्टडी किया गया। तो इसमें देखा गया कि जो हम लोग लेकर के चल रहे थे कि बस इल्यूमिनेशन के लेवल पे या फिर इंडिविजुअल पेमेंट के लेवल पे ही सिर्फ वेरी करता है, ऐसा तो नहीं है, बल्कि कुछ एक क्राइटेरिया पे कुछ देर तक वेरी करने के बाद इनके प्रोडक्शंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रहे थे हर बार। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं माना गया और लास्ट में इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट में 2 हाइपोथेसिस, बस वैसे तो ढेर सारे हाइपोथेसिस बनाए गए थे लेकिन जो 2 सबसे मेन हाइपोथेसिस है वो है कि जो इंडिविजुअल वेज पेमेंट सिस्टम है उसके कारण आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक देखा गया, और दूसरा कि इमोशनल जो सपोर्ट दिया जा रहा है बाय वेयरिंग द सुपरवाइजरी टेक्निक्स, सुपरवाइज़र के बिहेवियर को चेंज करने के बाद जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। इसको एक हाइपोथेसिस मान करके आगे के एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया गया और ये ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे फिर रिले टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट में, जो कि नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट भी है और ये लास्ट तक चलता है अप टू 1932। अगेन 2 नए ग्रुप बनाए गए, इसमें से इन दोनों ग्रुप को फिर से अलग अलग रखा गया। पहले फर्स्ट वाले हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए क्या किया गया कि उनको जो वेजेस है वो इंडिविजुअली या फिर वेरिंगली अलग अलग तरीके से पे करके देखा गया। तो यहाँ पे ये पाया जाता है कि 14 मंथ्स के लिए वो कुछ राइज देखा जा रहा है उनके प्रोडक्शन के लेवल पे और फिर वो कांस्टेंट हो जा रहा है उनका प्रोडक्शन। तो बहुत ज़्यादा वेज के कारण प्रोडक्शन इंक्रीज तो बहुत लंबे समय के लिए नहीं करता है, क्योंकि एट लास्ट जो आउटपुट ये आ रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो मैकेनिस्टिक मॉडल नहीं है, बल्कि ये इनको इमोशनल भी सपोर्ट चाहिए होता है, इनको ह्यूमनिंगली भी ट्रीट किया जाना चाहिए। तो सेकेंड वाला फिर पॉइंट आता है, सेकेंड हाइपोथेसिस है, इसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया कि सुपरवाइजरी टेक्निक को चेंज किया। अब सुपरवाइजरी टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव सुपरवाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। वो अब फीडबैक ले रहे थे अपने कोवर्कर्स का, उनको ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बनाया गया कि अब जो वर्कर्स हैं उनके भी व्यूज़ लिए जा रहे हैं डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में। इन्वायरमेंट को चेंज किया गया। ऐसे बहुत सारे चेंजेस के बाद क्या देखा जाता है कि जो सुपरवाइजरी टेक्निक में चेंज करने के कारण बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है और ये बहुत दिन तक कांस्टेंट नहीं रह करके जैसे ही हम लोग थोड़ा सा भी ट्विक करते हैं सुपरवाइजरी टेक्निक तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, अगर हम लोग सुपरवाइजरी टेक्निक को पॉजिटिवली वर्कर्स के लिए अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि 3 तरह के एस्पेक्ट्स जिनको कि आइडेंटिफाई किया गया कि आउटपुट्स डिपेंड करते हैं। पहला कि वर्कर जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है जो सुपरवाइजर्स के द्वारा, उसके मेथड को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरा जो है वो कहता है कि जो सुपरवाइजर्स हैं उनके एटीट्यूड में जो चेंज आया है उससे भी वर्कर्स ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो क्लोजली ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और they can also now freely comment on the supervisor both positively as well as negatively। उनके दोनों तरह के व्यूज़ को अब वैल्यू दिया जा रहा है। थर्ड क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये जो वर्कर्स है उन्होंने कुछ नए स्किल्स भी एक्वायर कर लिए ताकि वो समझ सके और डील कर सके जो भी अपने आसपास के चेंजेस हैं उनके साथ, और इससे उनके वर्किंग क्राइटेरिया में भी काफ़ी उन्नति देखने को मिल रही थी। मास इंटरव्यूइंग का स्टेज क्या कहता है? मास इंटरव्यूइंग जो कि 1928 टू 1930
1 तक चल रहा है। इस स्टेज में क्या किया गया, बस बहुत सारे वर्कर्स से इंडिविजुअली अब हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके व्यूज़ को जान रहे हैं, उनके फीडबैक को जान रहे हैं, उनके पार्टिसिपेशन को अब अप्रिसिएट किया जा रहा है। अगर वो किसी भी तरीके का व्यू रख रहे हैं कि कुछ चेंज पॉजिटिवली या नेगेटिवली किया जाना चाहिए, या फिर कोई टर्म अभी तक जो फॉलो किया जा रहा है जो उनके फेवर में नहीं है, तो उनके बारे में बस व्यू रख रहे हैं वो। और भले ही इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है, बहुत चेंजेस नहीं किए गए वर्किंग क्राइटेरिया में, फिर भी अगर सिर्फ उनसे फीडबैक ले लेने मात्र से ये ज़्यादा पार्टिसिपेटिव और ज़्यादा इंटरैक्टिव, ज़्यादा वैल्यूएबल अपने आप को मान रहे हैं, और इसके कारण इनका जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो चेंज हो रहा है। द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इन दिस एक्सपेरिमेंट इज़ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1931 से 1932 तक लास्ट के 1 साल में चल रहा है। इस वाले स्टेज में क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम लोग एक इनफॉर्मल सेटअप को अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे लोग आपस में इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं, इनफॉर्मली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली के बारे में अपने इमोशनल एक्सचेंजेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हायर सुपीरियर्स के साथ ही रखें, बल्कि अपने फेलो कोवर्कर्स के साथ भी अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली, तो भी वो ज़्यादा फ्री माइंड से वहाँ पे काम कर पाएंगे। और इस वाले स्टेज को हम लोग बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे कोई भी फिक्स टर्मिनल नहीं है, कोई फिक्स टॉपिक नहीं है, वो कुछ भी बात कर सकते हैं उनके ऊपर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, जस्ट से रिसर्च के वाले पीरियड में या फिर काम शुरू होने के पहले या बाद में ऐसे कोई बंदिश अगर नहीं रखी गई, तो भी उनके आउटपुट में हम लोग क्लियर कट इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी माना गया। और जब वो इस वाले स्टेज में, जब हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले स्टेज में मेनली पूरे ग्रुप्स को 3 मेन ग्रुप में बांटा गया, और ये तीनों को ग्रुप इंसेंटिव के बेसिस पे अब पेमेंट दिया जा रहा था, या फिर इनके ग्रुप परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको अप्रिसिएट जब किया जाने लगा, तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जिस तरीके से ये लोग आपस में मिलजुल कर काम करना शुरू कर रहे थे, ताकि पूरा ओवरऑल ग्रुप का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ करे। और अगर इनमें से कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो लोग उससे सीखना चाह रहे हैं, ऐसे इंसान को रेट बस्टर्स कहा गया। अगर कोई बहुत कम काम कर रहा है तो लोग उसको बतला करके, समझा करके आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उनके एवरेज परफॉर्मेंस पे किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं आए, और ऐसे लोगों को चेसलर नाम दिया गया। और जो लोग, इन लोगों का ये भी मानना था कि कोई भी सुपरवाइज़र को किसी भी तरीके का कोई चुगली नहीं करेंगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो उनको स्क्विलर का नाम दिया गया, जिसको हिंदी में चुगलखोर कह सकते हैं हम लोग। और अगर कोई मान लीजिए ये आपस में इंटरैक्ट करने में भी काफ़ी सावधानी रख रहे थे, क्योंकि इन्हें ये भी लग रहा था कि शायद इनके बीच से ही कोई ऐसा हो जो कि सुपरवाइज़र से ज़्यादा कनेक्टेड हो और वो बस इंस्पेक्ट कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को इंस्पेक्टर नाम दिया गया। और ये आपस में खुद ब खुद टर्मिनोलॉजीज़ ये क्वाइन होती चली गई, और इस वाले स्टेज से भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलता है प्रोडक्शन में। क्रिटिसिज्म क्या है इस वाले एक्सपेरिमेंट का, तो जो मायोइज़म है, इस एक्सपेरिमेंट को, इस तरीके के थॉट को मायोइज़म नाम दिया जा रहा है। मायोइज़म जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉथॉर्न रिसर्चर को कॉ सोशलिस्ट मान रहा है, और ये फ्री सोसाइटी को हैम्पर करता है। ट्रेड यूनियनिज्म और यूनियन रिप्रेजेंटेशन, एकता का जो सिद्धांत है, उसके ऊपर एक प्रहार माना गया इसको। और पीटर ड्रकर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक डायमेंशन के बारे में अवेयरनेस की कमी थी। बेंडिक्स और फिशर का मानना था कि मायो एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पे एक फेल इंसान या फेल थिंकर हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को एथिकली और सोशियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली भी प्री सपोज कर लिया, जबकि वो एक्चुअल नीड क्या होना चाहिए या एक्चुअली किस तरीके से बिहेव करते हैं लोग, उनके बिहेवियर को, वो ह्यूमन रिलेशन को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ये प्री सपोजिशन के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड मान रहे हैं इनके एक्सपेरिमेंट को। कंक्लूजन क्या निकल करके आता है,
कंक्लूजन यही है कि चूँकि ये अपने समय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, तो ये एक माइलस्टोन साबित होता है और इसके बाद ह्यूमन रिलेशन के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर और भी स्टडीज़ स्टार्ट हो रही है। न्यू क्लासिकल, जो अभी तक सिर्फ क्लासिकल थिंकिंग पे चल रहे थे, अब न्यू क्लासिकल की तरफ हम लोग बढ़ने लग गए और कुछ नए स्कूल ऑफ थिंकिंग हम लोग देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जिस्टेंस अब सामने आता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फिजियोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल फैक्टर को तवज्जो दी जा रही है। अब ह्यूमन रिलेशन स्किल को फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का एक ब्रिज भी माना जाने लग गया है। मीन्स ओवरऑल ह्यूमन को अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। दे वर नॉट एनी मोर सपोज टू बी अ मेयर कॉग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी। सबसे पहले ह्यूमंस एक सोशल बीइंग है और उसके बाद वो मशीन की तरह या फिर किसी भी तरीके से मैकेनिस्टिक मॉडल में काम करने के लिए नहीं बने हुए हैं। सोशल डिमांड जो है वर्क सिचुएशन पे, ह्यूमनिस्टिक डिमांड, इसके बारे में अब ज़्यादा लोग सोचने लग गए थे। ग्रुप एक्टिविटी के तरह देखा जाने लग गया वर्क को, और वर्कर्स जो है अपने भी व्यू को अब रख सकते थे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन में और क्या चेंजेस लाने हैं, इस तरीके के भी सजेशन अब वो दे सकते थे। They are now feeling more participative, more connected, more belonged and more recognized to the organization। अब ये ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि ये जो कोई जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अब इनसे बिलोंग करता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉजिटिव चेंज आता है तो इनके भी लाइवलीहुड में पॉजिटिव चेंज आएगा। यहाँ पे सोशल रिवार्ड, रिकॉग्निशन और सैंक्शंस वगैरह को एज अ मोटिवेटर देखा जाने लग गया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग ग्रेप वाइनिंग भी कहते हैं, इसको इम्पोर्टेंस तो शुरू से हम लोग जान रहे हैं कि दिया जाने लग गया। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करना चाहिए किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन से ना बंद करके अगर कहीं पे इमोशनल सपोर्ट या फिर किसी तरीके से इनफॉर्मली भी किसी प्रॉब्लम को डील करना हो तो वो भी किया जा सके। नाउ सम मोर पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि मूवमेंट क्या है। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कोई भी व्यू मूवमेंट कब बन जाता है। जैसे इससे पहले जब हम लोग F.W. टेलर पढ़ रहे थे तो वहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट का बात किया गया था। इसी तरीके से जो फर्स्ट वाले स्टेज के फेल्योर के बाद ग्रेट इल्यूमिनेशन थ्योरी जो है, इसके फेल्योर के बाद दो जो हाइपोथेसिस लिए थे हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए थे, उसमें दो तरह का हाइपोथेसिस आता है। एक है रेबल हाइपोथेसिस और दूसरा है हर्ड हाइपोथेसिस। ये क्या है? दिस इज योर होमवर्क। छोटा सा हिंट दे देते हैं। रेबल का मतलब होता है क्राउड या फिर एक मॉब, जो कि बस भीड़ का हिस्सा है। लोग मान रहे हैं, अब वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, लोग मान रहे हैं इसलिए वो हाइपोथेसिस लिया गया। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला हाइपोथेसिस था हमारा, क्या कि बस इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे लोग मोटिवेट होते हैं। मनी इज ए मोटिवेशन का जो बात है वही सिर्फ मोटिवेटर का काम करता है, पैसा ही सिर्फ मोटिवेटर है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो ऐसे हाइपोथेसिस को कहते हैं रेबल हाइपोथेसिस। बट टेलर का ये मानना था कि हर एक आदमी के लिए एक डिफरेंट काम के होता है और हर आदमी एक निश्चित काम के लिए प्रक्रिया के लिए बना होता है, तो इनको हम लोग रेबल हाइपोथेसिस के तरीके से नहीं देख सकते हैं। अच्छा, एक और टर्म है कि ये जो रेबल हाइपोथेसिस नाम का टर्म है, ये दिया किसने था? तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, डेविड रिकार्डो, इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म। और एल्टन मायो का मानना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट जो है वो रेबल हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है, भीड़ भाड़ के जिस तरीके से सोचता है उसके ऊपर बेस्ड है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द ह्यूमन रिलेशन स्कूल इज बेस्ड ऑन द हर्ड हाइपोथेसिस, which means a group of people sharing a common goal and working to achieve the same।
जिसमें कि एक ग्रुप है लोगों का जिनके पास अलग अलग तरीके का हो सकता है अपना हुनर हो, और वो लेकिन किसी कॉमन गोल के लिए मोटिवेटेड हैं और उसको अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसको हम लोग हर्ड हाइपोथेसिस बोलते हैं, ऐसे हाइपोथेसिस को। और इस वाले क्राइटेरिया में सिर्फ मॉनेटरी मोटिवेशन नहीं होता है, मॉनेटरी इंसेंटिव ही काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि सोशल, फिजियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल तरह के नीड भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्कर्स को मोटिवेट करने में। यहाँ पे नॉट ओनली मॉनेटरी बट सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल needs also play a crucial role in their performance। इसके बाद हम लोग अगर कुछ और देखना चाहे तो क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लासिकल थ्योरी जो है वो स्ट्रक्चर, ऑर्डर और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि हम लोग अगर जब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुपिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। क्लासिकल थ्योरी एटोमिस्टिक व्यू रख रहा है, जबकि जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो सोशल बीइंग के तरह देख रहा है ह्यूमन बीइंग को। ये एक ऑथोरिटेरियन टाइप ऑफ थ्योरी है, जबकि दिस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ थ्योरी। इकोनॉमिक रिवार्ड एंड द फिजिकल कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डेड एज इम्पॉर्टेंट criteria and motivation, but in this human relation theory, physiological and sociological type of rewards are considered more important than that of economic rewards. Means according to human relation theory, this can be concluded that in an organization the workers are not only a mechanical cog of the machine of organization, but they are a social being. So that's all for this video. I hope हमने एल्टन मायो के और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर योर टाइम।